Today I am going to discuss about the energy. What is energy and what are the most important source of energy. ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है. गेटिंग व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी एंड और यू कैन से दैट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या होता है, अगर हमारे पास अंदर एबिलिटी और कैपेसिटी होगी तो उसी को कहा जाता है एनर्जी. तो व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. गेटिंग सोर्सेज क्या है. एनर्जी इज मैनली ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर रिसोर्सेज. याद रखना, जो एनर्जी है वो हम ज़्यादातर कहाँ से ड्राइव करते हैं, नेचर रिसोर्सेज से. कहाँ से ड्राइव करते हैं, नेचर रिसोर्सेज. एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म. जो एनर्जी है बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. याद रखना, जो एनर्जी है वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और उसको हम एक वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. गेटिंग. याद रखना, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. एनर्जी इज मैनली ड्राइव फ्रॉम नेचर रिसोर्सेज से हम ड्राइव करते हैं. एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एंड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. और हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. यूजेबल एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन ए लेस यूजेबल फॉर्म. याद रखना, जो यूजेबल एनर्जी है इज इवेंचुअली डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन ए लेस यूजेबल फॉर्म. याद रखना, जो यूजेबल एनर्जी होती है वो इवेंचुअली डिसिपेटेड होती है सराउंडिंग में बहुत ही कम यूजेबल फॉर्म में. गेटिंग. मेजर नेचर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड. जो मेजर नेचर सोर्सेज ऑफ एनर्जी उसमें क्या क्या है, द सन, द ओशन, विंड और फॉसिल फ्यूल. सन, ओशन, विंड एंड फॉसिल फ्यूल. याद रखना, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड, जो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सन, द ओशन, द फॉसिल फ्यूल एंड विंड एनर्जी. तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या इंक्लूड होता है ये याद रखना. सन आ गया, ओशन आ गया, विंड आ गया, फॉसिल फ्यूल आ गया. मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज्ड इन डेली लाइफ. बहुत सारी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बहुत सारी जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर आएंगे. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जो हमारा लेबॉर्ट्री अटेंडेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मैंशनड है. गेटिंग. तो आपके दोनों टॉपिक मतलब दोनों एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा यहीं से. रिन्यूएबल क्या होता है एंड नॉन रिन्यूएबल. देखो, रिन्यूएबल वो एनर्जी होती है जो बार बार रिन्यू होती है. गेटिंग. एंड नॉन रिन्यूएबल होती है कि कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाती है, ये अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है. इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं रिन्यू होने के लिए. एनर्जी सोर्सेज आर मैनी क्लासिफाइड इनटू टू मैनी कैटेगरीज. ये दो मैनी कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं. गेटिंग. फर्स्ट वन इज द रिन्यूएबल सोर्सेज और सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकंड वन इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड. याद रखना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड, जो बार बार रिन्यू होती है. याद रखना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो बार बार क्या होती है, रिन्यू होती है. तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड, जो बार बार क्या होते हैं, रिन्यू होती है. गेटिंग. यहाँ पे खत्म होने की कोई चांसेस नहीं होते. गेटिंग. आल्सो रेफर टू एज क्लीन एनर्जी, और यही इसी को क्या कहा जाता है, क्लीन एनर्जी. एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड क्या क्या है, याद रखना, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड क्या क्या आपके पास, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. याद रखना, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, और दोज एनर्जी जो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश होता है, रिन्यू होता है, इसी को कहा जाता है क्लीन एनर्जी. एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. गेटिंग. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. उसके बाद आता है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश. जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होती है वो लिमिटेड क्वांटिटीज में होती है और इसको बड़ा टाइम लगता है रिप्लेनिश होने के लिए. तो ये बार बार रिन्यू नहीं होती है, और अगर रिन्यू भी होगी तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम टू लिमिटेड. ये लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और बहुत सारा टाइम लगता है इसको रिप्लेनिश होने में. एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड कोल, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी. क्या क्या इंक्लूड है इसमें, कोल है, ऑयल है, न्यूक्लियर एनर्जी. कोल, ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी इसमें इंक्लूड है. इसको बड़ा टाइम लगता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है और इसको रिप्लेनिश होने में बड़ा टाइम लगता है. क्या क्या इंक्लूड है, कोल, पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड न्यूक्लियर एनर्जी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है. ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड नॉट गेट डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड इजली. गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, व्हाट इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड नॉट गेट डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड इजली. गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो ना तो जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है, गेटिंग, और जिसको हम ना तो डिप्लीट हो सकती है. गेटिंग. तो ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड नॉट गेट डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड इजली.
गेटिंग। अब ऐसे एनर्जी जो जल्दी खत्म हो जाए और जल्दी एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। गेटिंग। सच सोर्सेज आर यूजली रिन्यूएबल नेचर, और ऐसे कौन से एनर्जी हो सकते हैं, ऑब्वियस बात है वो रिन्यूएबल इन नेचर ही हो सकती है। तो एनर्जी सोर्सेज, सच सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, वो रिन्यूएबल ही हो सकता है ना, क्योंकि वो ना तो जल्दी डिप्लीट होती है ना तो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। एनर्जी सोर्सेज कितने किस्म के होते हैं, एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। या तो रिन्यूएबल हो सकता है या तो नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए, क्या इसकी फीचर्स है, ना तो डिप्लीट होना चाहिए ना तो एग्जॉस्ट होना चाहिए इजली। इसके सोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल नेचर होना चाहिए, और एनर्जी सोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्यूल, क्या क्या है प्रॉपर्टीज है अच्छे फ्यूल का। ए गुड फ्यूल शुड बी इजिली अवेलेबल, ऐसे गुड फ्यूल क्या होता है जो इजिली अवेलेबल हो, उसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्यूल। फ्यूल क्या है, ए गुड फ्यूल शुड बी इजिली अवेलेबल, ऐसे फ्यूल जो हमें इजिली अवेलेबल हो। ई शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इसको हम आराम से स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ई शुड बी एबल टू परफॉर्म ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास एंड वॉल्यूम, इट शुड बी एबल टू परफॉर्म ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, ये मतलब कि बहुत सारा काम कर सके पर यूनिट मास और वॉल्यूम में। ई शुड बी इकोनॉमिकल, और ये कैसे होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, याद रखना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्यूल क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्यूल, ए गुड फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल, ए गुड फ्यूल जो होना चाहिए वो बहुत ही आराम से हमें अवेलेबल मिलना चाहिए। ई शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इसको हम आराम से ट्रांसपोर्ट कर सके, और याद रखना गुड फ्यूल क्या होना चाहिए, हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इसको हम स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सके इजीली। ई शुड बी एबल टू परफॉर्म ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास एंड वॉल्यूम, ये मतलब कि बहुत सारा काम कर सके पर यूनिट मास और वॉल्यूम पे। ई शुड बी इकोनॉमिकल, और ये सस्ता होना चाहिए। गिरे, तो ये इसकी गुड फ्यूल है, मतलब कि एग्जाम्पल है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड फ्यूल। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या आर दोज विच हैव बीन यूज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। कन्वेंशन सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होती है और दोज विच हैव बीन यूज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, जिनको हम काफ़ी समय से क्या करें, यूज़ कर रहे हैं। दिस सोर्सेज हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज वर्ल्ड वाइड, ये पूरे दुनिया में यूज़ होता है। गेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, वुड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, जो इसमें सबसे कन्वेंशनल सोर्स क्या है, वुड, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हीट एनर्जी का। तो याद रखना, आर दोज विच हैव बीन यूज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, दिस सोर्सेज हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज वर्ल्ड वाइड, वुड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। Getting? I hope everybody clear. Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Please make their own handwritten notes, because handwritten notes is the best note, because during the time of examination you are not able to watch whole of the videos, and it is very difficult for every aspirant, those who are preparing for the GK SSC examination or other competitive examination. So make their own note, ठीक है, which will help during the time of examination, and you can easily revise. ठीक है, आपने कोई सजा के नहीं लिखना है, बस आपको सिर्फ अपने जो नोट्स है वो पढ़ना आना चाहिए, बस सबसे सिंपल चीज़ है। गेटिंग, कि ताकि आप इन ए वेरी लेस टाइम यू कैन ईजिली रिवाइज ऑफ होल ऑफ द नोट्स। गेटिंग, जिस भी सब्जेक्ट की आप नोट्स बना रही हो उसको आपने बिल्कुल शॉर्ट में बनाना है और अच्छी तरह बनाना है। मीन्स इतना कि नहीं आपके सजा के नहीं, आई मीन टू से कि भाई आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, जिसके नोट्स है उसको खुद पढ़ना आना चाहिए, बस दैट इज सफिशिएंट। गेटिंग, नो मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, अब उसके बाद आके कोल बिकेम वाइडली यूज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले वुड था, उसके बाद कोल बन गया था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो कोल बिकेम वाइडली यूज्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, याद रखना। उसके बाद कौन आ गया, कोल बन गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यस, इसका मतलब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोल किसी टाइम के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वुड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बार बार रिन्यू थोड़ा होता है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं रिन्यू होने में। गेटिंग, एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज मींस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या आपके पास फॉसिल फ्यूल्स एंड हाइड्रो पावर है। याद रखना कौन कौन से फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, गेटिंग, और हाइड्रो पावर। कन्वेंशनल सोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज। याद रखना, अब जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज है उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, वन इज द कमर्शियल एंड सेकंड वन इज द नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मीन जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और नॉन कमर्शियल जहाँ से आप नहीं कर सकते। गेटिंग, तो कमर्शियल जो भी है, जैसे कोल पेट्रोल में आ गया, कमर्शियल वगैरह आ गया, ठीक है ना। नॉन कमर्शियल ऐसे होता है कि जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनको आप कमर्शियल के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। गेटिंग, नेक्स्ट वन इज द फॉसिल फ्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। याद रखना, जो फॉसिल फ्यूल है ये कहाँ से बनता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो फॉसिल फ्यूल कहाँ से बनते हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ब्यूरिड डीप अंडर द अर्थ। फॉसिल फ्यूल कहाँ से बनता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक जब कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर को दफनाया जाता है, या मतलब कि वो जब डेड होने के बाद वो जमीन सॉइल में चला जाता है, मतलब कि वो दफन मतलब उसमें ब्यूरिड हो जाता है, चला जाता है, तो वहाँ से क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, चाहे कोल मतलब आपके पास पेट्रोलियम वगैरह आ गया।
दिस आर फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन वर मिलियंस ऑफ ईयर, इसको कंप्रेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल एंड नेचुरल गैस, जो भी कोल और नेचुरल गैस है। गेटिंग फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, याद रखना ये कन्वेंशन सोर्स को ही नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। गेटिंग फॉसिल फ्यूल रिजर्व आर लिमिटेड, इसकी रिजर्व बहुत ही लिमिटेड है, ऑब्वियस सी बात है। हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स कैन लीड टू एंड एनर्जी क्राइसिस, अगर आप फॉसिल फ्यूल के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करोगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्राइसिस होगी। मींस ये खत्म हो जाएगा कुछ टाइम तक, तो फिर आप मतलब कि बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, हेंस अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड। तो क्या क्या था फॉसिल फ्यूल में, फॉसिल फ्यूल आर फाउंड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ब्यूरिड डीप अंडर द अर्थ। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो है वो कहाँ से मिलता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, जो हम दफनाया जाता है कहाँ पे, अंडर द अर्थ। गेटिंग दे आर फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इनक्लूड कोल एंड नेचुरल गैस है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, ये ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल रिजर्व आर लिमिटेड, इसकी जो रिजर्व है वो बहुत ही कम है। हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कैन लीड टू एनर्जी क्राइसिस, हेंस अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमरी बर्निंग फॉसिल फ्यूल। बर्निंग फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस बाई प्रोडक्ट, जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाई प्रोडक्ट विच कैन कॉज एयर पोल्यूशन, और इसे क्या कहा जाता है, एयर पोल्यूशन। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट विच कॉज एयर पोल्यूशन। कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस ऑक्साइड, जो कंबशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम क्या करता है, बर्न करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैन प्रोड्यूस कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर क्या क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस, जो कंबशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोड्यूस ये क्या करता है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। दिस ऑक्साइड कॉज एसिड रेन, और यही क्या कॉज करता है, एसिड रेन। याद रखना, कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन, और सल्फर से क्या हो जाता है, इनसे क्या हो जाता है, एसिड रेन होती है। फॉसिल फ्यूल कंबशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जो फॉसिल फ्यूल होता है ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट को। गैसेज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल आर द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो गैसेज रिलीज है फॉसिल फ्यूल से ये क्या है, मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ये, मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग। तो गैसेज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जो भी गैसेज है वो रिलीज होती है कहाँ से, फॉसिल फ्यूल, ये मेजर कॉज होता है ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या होता है, तो गैसेज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स आर ए मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो गैसेज रिलीज होती है फॉसिल फ्यूल ये क्या है, मेजर कॉज है किसका, ग्लोबल वार्मिंग। तो याद रखना डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट विच कॉज एयर पोल्यूशन। कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। दिस ऑक्साइड कॉज एसिड रेन। फॉसिल फ्यूल कंबशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। गैसेज रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स आर ए मेजर सोर्स ऑफ मेजर काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमारे पास बहुत सारी गैसेज रिलीज होती है फॉसिल फ्यूल के दौरान, तो ये मेजर काज है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज द थर्मल पावर प्लांट्स। व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल मीन्स हीट। थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। अब थर्मल पावर प्लांट्स क्या करता है, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी क्या, बर्न करने से, फॉसिल फ्यूल। तो थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है क्या, बर्न करने से, फॉसिल फ्यूल। कोल एंड पेट्रोलियम और कॉमनली यूज एज फ्यूल। कोल एंड पेट्रोलियम हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। बर्निंग ऑफ कोल हीट्स वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। जैसे ही कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टीम। गेटिंग, अब उसी स्टीम को हम क्या करते हैं, रोटेट को टरबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। द टरबाइन्स रन्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो टरबाइन होता है वो रन करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को, और वहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्मल पावर प्लांट्स आर यूजली लोकेटेड नियर कोल और ऑयल फील्ड। अब जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादातर हम कहाँ पे रखते हैं, या तो कोल और ऑयल फील्ड के पास। याद रखना, कोल और ऑयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ईजियर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी दैन टू ट्रांसपोर्ट कोल। इट इज ईजियर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना आसान है, और देन टू ट्रांसपोर्ट कोल, कोल से ज़्यादा। गेटिंग, तो क्या क्या समझ आया आप लोगों को। थर्मल पावर प्लांट बेसिकली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो क्या जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, किसके, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स क्या करता है, जनरेट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद वहाँ से क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट। कोल एंड पेट्रोलियम आर मेनली यूज एज फ्यूल। और कोल और पेट्रोलियम जो है हम ज़्यादातर इसका यूज़ करता है एज ए फ्यूल। गेटिंग, कोल एंड पेट्रोलियम और कॉमनली यूज एज ए फ्यूल। जो कोल और पेट्रोलियम होता है उसका हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज एज ए फ्यूल।
बर्निंग ऑफ कोल हीट्स वाटर, बर्निंग जब भी हम कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टीम। तो बर्निंग ऑफ कोल हीट्स वाटर, जो बर्निंग ऑफ कोल है वो वाटर को क्या करता है, हीट करता है। बर्निंग ऑफ कोल हीट्स वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। अब इसी स्टीम का हम यूज़ करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए। गेटिंग। द टरबाइन रन्स ऑन इलेक्ट्रिक जनरेटर, टरबाइन क्या करता है, वो रन करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट्स आर यूजली लोकेटेड नियर, कहाँ पे हम लोकेट करते हैं, कोल और ऑयल फील्ड में। इट इज ईजियर टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी देन टू ट्रांसपोर्ट कोल। गेटिंग। अब है हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। हाइड्रो पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, याद रखना जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर है वो कहाँ से हम जनरेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। गेटिंग। तो हाइड्रो पावर इज ऑब्टेन, और हाइड्रो पावर को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, मतलब जो भी पानी बह रहा है वहाँ उससे काइनेटिक एनर्जी से। गेटिंग। तो हाइड्रो पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। हाइड्रो पावर को हम कहाँ से जनरेट करते हैं, अगर पानी फ्लो हो रहा है वहाँ से जनरेट हो रही है काइनेटिक एनर्जी, तो वही क्या करता है, वहीं से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इट इज़ आल्सो यूज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट। अगर हम इसको स्टोर करेंगे और ऊपर से, मतलब कि देखो फ्लोइंग वाटर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जब उसी फ्लोइंग वाटर को हम स्टोर करते हैं किसी डैम में, ठीक है, तो एट ए सर्टन हाइट में क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है ऐसे पोटेंशियल एनर्जी। जब आप उसी हाइट से आप उस टरबाइन के ऊपर गिराते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। गेटिंग। फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर रोटेट्स ए टरबाइन। अब जब हम ऊपर से गिराते हैं, क्योंकि उसमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है, ठीक है। फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर रोटेट्स ए टरबाइन। डायनमो कन्वर्ट्स, अब जो डायनमो हम लगाते क्या करने के लिए, जो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू काइनेटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमारे पास जो डायनमो क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड नियर डैम्स आर वाटर फॉल्स। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स को ज़्यादातर हम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम्स और वाटरफॉल में। तो हमारे पास जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है उसको कहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वाटरफॉल में और डैम्स में, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। इट इज आल्सो यूज द पोटेंशियल वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर रोटेट्स ए टरबाइन। डैनमो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हाइड्रो पावर प्लांट्स आर यूज कंस्ट्रक्ट नियर डैम्स और वाटर फील्ड। टरबाइन क्या, ये टरबाइन इज ए रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस। जो टरबाइन है ये क्या है, हमारे पास रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस। इट एक्सट्रैक्ट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मूविंग फ्लूइड सच एज वाटर और स्टीम। ये क्या करता है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बाहर निकलती है क्या, जब भी कोई भी फ्लूइड मूव करता है जैसे वाटर और स्टीम। टरबाइन कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो टरबाइन क्या करता है फिर, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये डायनमो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक। डायनमो क्या करता है, टरबाइन क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टरबाइन और यूजली यूज इन पावर प्लांट्स, और टरबाइन ज़्यादातर हम काफ़ी यूज़ करते हैं पावर प्लांट्स में। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टरबाइंस ये रोटेटरी मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकालता है फ्रॉम मूविंग फ्लूइड सच एज वाटर और स्टीम, ठीक है। जब ये फ्लूइड मूव करता है वाटर और स्टीम, वहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद टरबाइन कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और डायनमो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उसके बाद टरबाइन का ज़्यादातर यूज़ होता है पावर प्लांट्स में। गेटिंग। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। किसी को कहीं भी डाउट है आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद आएगा हमारे पास डैम। डैम्स क्या है, ये डैम इज़ ए बैरियर। ये डैम क्या है, डैम क्या एक बैरियर है, मतलब कि बैरियर मतलब रुकावट है। ये डैम इज़ ए बैरियर दैन ही पॉन्ट वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम। ये क्या करता है, पानी को रोक के रखता है, गेटिंग। तो उसकी कहा जाता है डैम। तो डैम इज़ ए बैरियर दैट इम्पाउंड वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम। ये स्टोर वाटर इज रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द पावर प्लांट। एक स्टोर वाटर हम तब रिलीज करते हैं जब पावर प्लांट्स को उसकी ज़रूरत होती है। रिलीज वाटर यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और जो रिलीज वाटर वो क्या जनरेट करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो डैम्स क्या है, ये डैम्स इज ए बैरियर दैट इम्पाउंड वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम। तो डैम क्या एक बैरियर है जो इम्पाउंड करता है वाटर या अंडरग्राउंड स्ट्रीम। स्टोर वाटर इज रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द पावर प्लांट। स्टोर वाटर को हम रिलीज करते हैं किसके, जब रिक्वायर्ड होता है पावर प्लांट्स को। द रिलीज वाटर इज स्टोर टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बायोमास, बायोमास इज एनर्जी ड्राइव फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। तो बायोमास क्या है, ये एनर्जी ड्राइव फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। तो बायोमास क्या है,
एक एनर्जी ड्राइव है या तो लिविंग या तो रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। याद रखना व्हाट इज बायोमास। बायोमास इज एनर्जी ड्राइव फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। तो बायोमास के हम एनर्जी ड्राइव करते हैं फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक ड्राइव करते हैं। तो बायोमास क्या है, बायोमास इज एनर्जी ड्राइव फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। वुड वॉज यूज एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो वुड का हम यूज़ करते हैं एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर ए लॉन्ग टाइम। इन इंडिया फ्यूल इज मेड फ्रॉम बायोमास सच एज काउडंग। इंडिया में हम फ्यूल बनाते हैं बायोमास सच एज काउडंग। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइव स्टॉक मेक बायोमास फ्यूल कॉमन इन इंडिया। तो जैसे हमारे पास लाइव स्टॉक बायोमास जो फ्यूल है वो कॉमन इंडिया में होता है। व्हेन वुड इज बर्न इन लिमिटेड ऑक्सीजन, जब हम वुड को क्या करते जलाते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, वॉलेटाइल सब्सटेंस आर रिमूव्ड, और वॉलेटाइल जो भी सब्सटेंस होता है वहाँ से रिमूव हो जाता है। द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज चारकोल, और वहाँ से जो भी चीज़ें बच जाती है उसको कहा जाता है चारकोल। चारकोल हैज़ हाई हीट जनरेटिंग क्या एफिशिएंसी। याद रखना जो चारकोल है उसकी हाई हीट एफिशिएंसी मतलब कि हाई हीट जनरेटिंग एफिशिएंसी है। चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम। याद रखना चारकोल जलता है बिना फ्लेम के। तो फिर बायोमास क्या है, बायोमास इज ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। बायोमास हम कहाँ से ड्राइव करते हैं, लिविंग या रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। वुड वॉज यूज एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो वुड है उस टाइम मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या है, हीट एनर्जी है फॉर ए लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम। इन इंडिया फ्यूल इज मेड फ्रॉम बायो वेस्ट सच एज काउडंग। हमारे इंडिया में क्या करते हैं, हीट कहाँ से बनाते हैं, इन इंडिया फ्यूल इज मेड फ्रॉम, हमारी इंडिया में क्या करते हैं जो फ्यूल है वो कहाँ से बनाते हैं, बायो वेस्ट। कहाँ, कौन से बायो वेस्ट, काउडंग से, है ना, गाय का गोबर वगैरह। एबिलिटी ऑफ लाइफ स्टॉक मेक बायोमास फ्यूल कॉमन इन इंडिया। गेटिंग, यहाँ से तो जिनके पास मतलब कि माँ भेड़ बकरियाँ वगैरह होती है या गाय शाय हो तो वहाँ पे तो कॉमन होता है ना, ये लोगों के पास अक्सर होता है ना, अवेलेबल रहता है। व्हेन वुड इज़ बर्न, जब हम वुड को जलाते हैं लिमिटेड ऑक्सीजन में, वॉलेटाइल सब्सटेंस आर रिमूव्ड, और वहाँ से क्या हो जाता है जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है वो रिमूव हो जाता है। और उसके बाद क्या बच जाता है, जब हम वुड को लिमिटेड सप्लाई में जलाएंगे तो वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। याद रखना जब हम वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के टाइम जलाएंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो वॉलेटाइल सब्सटेंस रिमूव हो जाएगा। तो जो रेजिड्यू होता है, जो बचा हुआ होता है वही तो चारकोल है, और वही चारकोल में हाई एनर्जी एफिशिएंसी होती है। चारकोल हैज़ हाई हीट जनरेटिंग एफिशिएंसी होती है। तो चारकोल बर्न करते विदाउट फ्लेम। तो याद रखना चारकोल कैसे बनाते हैं, चारकोल ऐसे बनेगा जब आप किसी भी वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा, चारकोल। और वही चारकोल में हाई हीट एनर्जी जनरेटिंग एफिशिएंसी होती है और चारकोल बर्न करता है विदाउट फ्लेम। बायोगैस प्लांट, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग्स, स्वेज वेस्ट और एंड पावर प्लांट। काउ डंग्स, स्वेज वेस्ट और प्लांट मैटर। तो बायोमास प्लांट क्या है, बायोमास इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग। बायोमास प्लांट क्या करता है, बाय द डिकम्पोजिशन काउ डंग, सीवेज वेस्ट और प्लांट मैटर। तो बायोगैस प्लांट क्या करता है, ये सीवेज आ गया, बायोगैस आ गया, मतलब काउ डंग आ गया, सीवेज वेस्ट आ गया और प्लांट मैटर, गेटिंग, इनको डिकम्पोज करता है। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय बायोगैस प्लांट क्या करता है, याद रखना बायोगैस प्लांट क्या करता है, बायोगैस प्रोड्यूस करता है किसके डिकम्पोजर से, चाहे सीवेज वेस्ट हो, प्लांट मैटर हो या काउ डंग हो। काउ डंग आ गया, सीवेज आ गया, प्लांट मैटर आ गया, काउ डंग, सीवेज वेस्ट, प्लांट मैटर, काउ डंग, सीवेज वेस्ट और प्लांट मैटर। कौन कौन से आ गया आपके पास, बायो गैस कैसे प्रोड्यूस होगा आपके पास, काउ डंग से, सीवेज वेस्ट और प्लांट मैटर से। डिकम्पोजिशन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन क्या करेगा, ऑकर करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस। याद रखना बायोगैस को क्या कहा जाता है, गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस। तो गोबर गैस किसको कहा जाता है, बायोगैस। बायोगैस कैसे बनाते हैं, किसके डिकम्पोजर से, आपके पास काउ डंग से, आपके पास सीवेज वेस्ट से और प्लांट मैटर से। बायोगैस प्लांट इज ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स। बायोगैस प्लांट क्या है, एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, जिससे किससे बनाया जाता है, ब्रिक्स, है ना, ईंट वगैरह से। तो बायोगैस प्लांट क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है मेड ऑफ ब्रिक्स। काउ डंग्स एंड बायो वेस्ट आर मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म ए स्लरी। काउ डंग्स और बायो वेस्ट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या बनाते हैं, एक स्लरी। तो काउ डंग्स एंड बायो वेस्ट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, क्या बनाते हैं, स्लरी। तो बायोगैस प्लांट क्या है, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ आपके पास काउ डंग, सीवेज वेस्ट, प्लांट मैटर। डिकम्पोजिशन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। गेटिंग, डिकम्पोजिशन कब होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड एज गोबर गैस। बायोगैस प्लांट इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स। काउ डंग एंड बायो वेस्ट आर मिक्स विद वाटर टू फॉर्म स्लरी। स्लरी कैसे बनता है, जब
काउडंग और बायोगैस को, बायो वेस्ट को हम मिक्स करते हैं, जब मतलब कि स्लरी कैसे बनता है, स्लरी इज़ मेड फ्रॉम काउडंग एंड बायो वेस्ट, तो हमें क्या बनता है, स्लरी। तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। स्लरी इज फैड इनटू ए डाइजेस्टर। उसके बाद स्लरी को हम कहाँ पे रखते हैं, मतलब कि फैड कौन करता है, इनटू ए डाइजेस्टर। स्लरी इज फैड इनटू डाइजेस्टर। स्लरी उसके बाद कहाँ पे डालते हैं हम, डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर इज ए सील चैम्बर। गेटिंग काउडंग और बायो वेस्ट मिक्स करते हैं, क्या बनाता है, स्लरी। स्लरी को हम कहाँ पे फैड करते हैं, डाइजेस्टर। डाइजेस्टर क्या करता है, उसको ये एक सील्ड चैम्बर होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज द स्लरी। उसके बाद जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, स्लरी को डिकम्पोज करता है ना, गेटिंग। तो बायोगैस कंटेन मिथेन। बायोगैस में क्या क्या होता है आपके पास, मिथेन याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन मीन सल्फाइड। तो क्या क्या होता है आपके पास, मिथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मिथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन आ गया, गेटिंग। गैसेज आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स। और उसके बाद जो गैस है वो किसके थ्रू हम बाहर निकालते हैं, पाइप के थ्रू। बायोगैस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और बायोगैस का हम कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोगैस की यूज़ करते हैं। तो जो स्लरी is fed into digester. The digester is sealed. Digester is a sealed chamber. Anaerobic bacteria decompose the slurry. Biogas contain methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide और hydrogen. Gases are drawn through pipes. Biogas can be used to produce electricity. Sources of energy क्या क्या, विंड एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंटल, ये आपके पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, याद रखना, जो रिप्लेनिश होता है बार बार, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स। विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, याद रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, पहला पॉइंट। विंड एनर्जी इज ए नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मॉसेज ऑन द अर्थ सरफेस। तो विंड एनर्जी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कॉज होता है किसके डिफरेंस से, प्रेशर डिफरेंस से, ठीक है। विंड एनर्जी इज ए नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड। विंड एनर्जी किससे कॉज होता है, विंड एनर्जी इज ए नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड वाटर डिफरेंस, ठीक है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। मतलब विंड एनर्जी क्यों काज होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मॉसेज ऑन द अर्थ सरफेस, जब अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर मॉसेज होता है ऑन अर्थ सरफेस। विंड एनर्जी इज हार्डनेस इन द फॉर्म ऑफ कैनेटिक एनर्जी। विंड एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, कैनेटिक एनर्जी, हार्डनेस। विंड एनर्जी इज हार्डनेस बाय रोटेटरी स्ट्रक्चर कॉल्ड विंड मिल। अब विंड एनर्जी कब हार्डनेस होते हैं, जब रोटेटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है विंड मिल। विंड एनर्जी हैव ह्यूज ब्लेड और फैंस माउंटेड वेरी हाई ऑन द रिजिड स्पोर्ट। जो विंड मिल्स है उसमें बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं या फैन लगे होते हैं जो टॉप पे लगे होते हैं रिजिड स्पोर्ट में। दिस ब्लेड रोटेट ड्यू टू हाई स्पीड विंड्स। ये ब्लेड्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं क्योंकि इसमें हाई स्पीड विंड्स के थ्रू इसको रोटेट किया जाता है। द रोटेटिंग ब्लेड्स आर कनेक्टिंग टू टर्बाइंस। जो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं उसको क्या किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, टर्बाइन के साथ। टर्बाइंस रोटेट जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टर्बाइन क्या करता है, वो रोटेट करता है जनरेटर को और वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो टर्बाइन रोटेट जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंगल विंड मिल प्रोड्यूसेस ये लो आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंगल विंड मिल क्या करता है, ये लो आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, गेटिंग। देयरफॉर विंड फॉर्म्स आर कंस्ट्रक्टेड विद सेवरल विंड मिल टुगेदर। इसलिए विंड फॉर्म क्या करता है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत सारे विंड मिल को इकट्ठा करके, गेटिंग। तो विंड एनर्जी क्या है, ठीक है। तो विंड एनर्जी इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, पहला पॉइंट। विंड एनर्जी इज ए नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड water due to pressure differences created by unequal heating of land and water moisture on the earth surface. Wind energy is harnessed in the form of kinetic energy. Wind energy is harnessed by rotating structure called windmills, गेटिंग। उसके बाद आगे विंड मिल हैव ह्यूज ब्लेड। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं और फैंस माउंटेन वेरी हाई ऑन द रिजिड स्पोर्ट, गेटिंग। दिस ब्लेड ये क्या करता है, जब ब्लेड्स बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं टॉप पे तो ये रोटेट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाई स्पीड विंड। द रोटेटरी ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू टर्बाइन। और रोटेटरी जो भी ब्लेड्स होते हैं किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, टर्बाइन के साथ। टर्बाइन रोटेट्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक। उसके बाद जो टर्बाइन रोटेट जनरेट वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सिंगल विंड मिल प्रोड्यूस ये लो आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सिंगल विंड मिल है वो क्या करता है, बहुत ही कम आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। याद रखना, हमारे पास नंबर ऑफ विंड मिल होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। सिंगल विंड मिल प्रोड्यूस ए लो आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयरफॉर विंड फॉर्म्स आर कंस्ट्रक्टेड विद सेवरल विंड मिल टुगेदर। इसलिए विंड फॉर्म को कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत सारी विंड मिल को एक साथ रखे, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। देखो आप लोगों के लिए मैं इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ फिर भी आप लोग अपना वो
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, लाइक्स ना शेयर, गेटिंग, इसलिए मुझे भी डीमोटिवेटेड फील होता है, गेटिंग। तो आप लोगों से मैं कोई वो कुछ चीज़ नहीं मांग रहा हूँ, बस आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लेक्चर को देखकर अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आएगा और ये पूरा टॉपिक मैं अच्छी तरह कंप्लीट करवा दूंगा, गेटिंग। इसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आ जाएगी, विंड एनर्जी, ठीक है, उसके बाद सोलर एनर्जी, ठीक है, और छोटे छोटे और भी टॉपिक आ गए, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, गेटिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा, गेटिंग। तो वो मैं करवा दूँगा, गेटिंग। और उसके बाद जो साइंस का पोर्शन है वो लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट।